तो हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर की, जान ही है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम आज अभी क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग सीखेंगे। आज हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ लेंगे कि बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हमने आज सीखनी है, वो हमने सीखनी है दूसरी चीज़ कि हमारी स्टेट्स क्या होती हैं एक रिएक्शन के अंदर। कंडीशंस कंडीशंस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कंडीशन होती है जो हम इक्वेशन के अंदर ऐड करके लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। और हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आज स्टार्ट कर देंगे। लगभग चैप्टर हम 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आज हम देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद की चीज़ जो हमें देखनी है, एक सेकेंड में बताता हूँ। करोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। करोजन एंड रेंसिडिटी। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। एंड थर्ड लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखता नहीं। थर्ड लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या उसके अंदर हम बताएंगे, उसके अंदर आपको एक तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, उसके मीनिंग समझाए जाएंगे, और उसके साथ ही साथ आपको पूरे चैप्टर में, अभी मैं समझाते वक्त मेरा फोकस रिएक्शंस पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जो चैप्टर कर चुके हैं और रिवीजन के लिए कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिएक्शंस नहीं बता रहा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी। बाय द वे मैं उससे ज़्यादा बताऊंगा, एनसीईआरटी से ज़्यादा ही 1-2 चीज़ें बताऊंगा। तो लेकिन आप ट्रस्ट करके चलिए, मैं बताऊंगा लेकिन थोड़े आगे पीछे होके मैं बता सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। हम बैलेंसिंग के बारे में देखेंगे, बैलेंस कैसे करते हैं। फिर हम कंडीशंस के बारे में देखेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड करोजन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन सबसे लंबा टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बिना किसी देरी के हम चालू कर देते हैं। और थर्ड लेक्चर के अंदर सारी रिएक्शंस में लिख के, जो हो चुकी हैं वो भी, जो रह गई हैं वो भी, सारी लिख कर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये याद करनी है। मतलब मैं कोई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा कि पेपर में यही आएंगी यही याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक में है आपको सारे कुछ याद करना इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 होंगी, सॉरी 25 से 30 होंगी रिएक्शंस, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने की थी। तो हाँ, 25 से 30 होंगी। आप ज़्यादा घबराओ मत। उसकी एक मैं आपको ट्रिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक वे बता दूंगा ईजी कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो इसको ज़रा मैं रब कर दूँ, तो मेरे को लिखना था वैसे ही, तो इसको मैंने हटा दिया स्क्रीन से। आज हम अपना पहला टॉपिक जो हम चालू करेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंस कराने के लिए इक्वेशंस आपको बड़ी सारी मिलेंगी, बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी, पर मैं अभी आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो मेरे पास आती है, हमने जो कर ली रिएक्शन, क्या ले हम पहले, सबसे ईजी रहते हैं, H2 + O2 गिविंग अस H2O दे रहा है। अब कुछ भी मत करो यार, कुछ भी मत करो। देखो आपकी बुक के अंदर तो स्टेप्स लिखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर स्टेप्स लिखे हैं, वो आपको रीड करने हैं। पर मैं यहाँ आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ना स्टेप्स ज़्यादा लिखने को, ज़्यादा क्या बहुत ही कम बार बोलते हैं लिखने को, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। आप बुक में से उसको रीड कर लीजिएगा, लेकिन आप पहले कंसेप्ट समझ लो कि आप इक्वेशन को देखते ही आप उसको बैलेंस कर सको। हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम यहाँ मैं बना लेता हूँ। एक तो LHS का कॉलम है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, हमने देखा 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। अब RHS पे देखो, RHS पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 तो 2 हैं ही। अब इधर भी 2 है, उधर भी। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का 1 है। भाई अब क्या करें, अब कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, और कुछ मत करो। अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन 2 करनी है, तो मैं इसके आगे अगर मैं यहाँ पर लगा दूं 2, इसके आगे 2, तो अब क्या हो गया इस केस में,
इस केस में अब क्या हुआ, इससे अब क्या निकल के आया चीज़ कि हाइड्रोजन जो है अब 4 हो गए और ऑक्सीजन जो है 2 हो गए, जो होने चाहिए थे इधर। अब मैच हो गया, लेकिन अब हमें हाइड्रोजन तो 4 नहीं चाहिए थे ना, लेफ्ट साइड पर तो 2 है, तो इधर भी 4 कर दो। तो अब अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन 4, RHS पे भी 4, ऑक्सीजन 2, RHS पर भी 2। देखा, ये तो बहुत इजी एग्जांपल था, समझने की कोशिश करो। हमने देखा यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने थे, 2 थे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने थे, 2 थे। ये यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा हुआ, एक ही बात होती है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × इतना, मतलब वो तो आपको मतलब 9 से ही पता होना चाहिए, इतना मैं नहीं जाऊँगा ब्रीफ में, ठीक है, डीप में। तो अब यहाँ पर हमने 2 लगा दिया तो ये हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पर भी 2 लगा के 4 कर दिया, इसके 2 लगने से ऑक्सीजन तो 2 ही रहा ना, तो यहाँ पर तो 2 है ही। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब मैं ज़रा एक दूसरी रिएक्शन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा नीचे से स्लाइड कर देता हूँ। क्या हो गया, ओके। सो मैं इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ थोड़ा, देयर इज सम इशू। कोई नहीं, हम यहीं लिख लेते हैं एक रिएक्शन दूसरी हमारे पास जो रिएक्शन आती है, हम यहाँ लिख लेते हैं Mg + O2 गिविंग अस MgO। अब आप इसको ज़रा करके देखिए एक बार कॉपी पर, मैं जितने, हाँ हो गया, अभी ऑप्शन आ गया। अब आप इसको ट्राई करो, आप Mg + O2 गिविंग अस MgO, इसको ट्राई करो पोस्ट कर। अब मैं बताता हूँ, देखो भाई Mg 1 है, Mg 1 है, O कितना है, 1 है, 2 करना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, Mg + O2 गिविंग अस, हमने लिख दिया 2MgO, हमने यहाँ पर लिख दिया 2MgO। तो हमारे पास 2MgO से क्या हुआ, 2MgO से O तो 2 हो गए, लेकिन Mg तो 2 नहीं होने थे ना, Mg क्यों 2 हो गए, तो लगा दो ना यार, यहाँ 2 हो गई बैलेंस, 2Mg O2, बस, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत इजी टॉपिक है। अभी तो इससे आगे हमें जो चीज़ें करनी है वो तो और भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा कि और भी डिफ़िकल्ट रहेंगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी इससे तो डिफ़िकल्ट रहेंगी आगे जो भी रिएक्शंस आएंगी। अगर आप इन्हीं में अभी अटक रहे हो तो पहले इन्हीं को समझो, छोड़ो मत। अब आगे हम जाते हैं, हमारे पास एक और रिएक्शन आती है। क्या रिएक्शन है, Zn + H2SO4 गिविंग अस ZnSO4 + H2। ये चीज़ें हमें दे रहा है। ये रिएक्शन जो हम लोग देख भी चुके हैं, उसमें HCl था, हमने H2SO4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Zn कितना है, यहाँ 1, यहाँ भी 1, SO4 कितना है, 1, ये इतना है, H2। दिस इज बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये चीज़ क्या थी, ऑलरेडी बैलेंस थी ये चीज़। चलो ये तो हमारी होगी बैलेंसिंग के बारे में, मैंने आपको समझाया। एक और एग्जांपल लेना है तो चलो ले ही लेते हैं। एक और रिएक्शन हमने करी तो थी, हाँ, लेड नाइट्रेट PbNO3 + पोटेशियम आयोडाइड Ki गिविंग अस, क्या दे रहा है, लेड आयोडाइड PbI2 + KNO3। अब इसको बैलेंस करिए, रोक कर वीडियो। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों से कि मतलब ये क्या हो रहा है। ये इसके बाहर 2 का मतलब है, ये NO3 2 टाइम्स है, NO3 2 टाइम्स है। तो अब हम क्या करें, Pb 1 है, Pb 1 है, I 2 है तो इधर 2 कर दिया, K इससे 2 हो गया, कर दो ना यार, यहाँ K 2। अब यहाँ पे एनालाइज करो, Pb हमें 2 चाहिए था, Pb तो 2 ही रहा, I 2 के चक्कर में हमने यहाँ तो 2 लगाया, यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ा क्योंकि I हमें क्या करना था, 2। लेकिन यहाँ 2 लगाने से हमारी एक और कंडीशन फुलफिल हो गई, NO3 2 होने की, कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे NO3 2 था तो हमारा NO3 यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये हमें बैलेंसिंग
दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल दिमाग की चीज़ है, पर बैलेंसिंग में दिमाग है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या हमारा अगला टॉपिक है। हम अब देख रहे हैं मोर कंडीशंस। मोर कंडीशन, मोर कंडीशंस किस चीज़ की कंडीशन? मोर कंडीशंस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं और वो हमें इक्वेशन में कैसे लिखनी है उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। अब हम देखते हैं, चलिए देख लेते हैं भाई। अब हम यहाँ लिखते हैं पहली कंडीशन, जो कि है हमारे पास हीट। अब हीट हमारे पास पहली कंडीशन है। अब हीट किस फॉर्म में हो सकती है? हीट किस फॉर्म में हो सकती है? ये तो या तो हम दे, या तो सनलाइट, या तो सनलाइट से है या तो हम दे। या तो सनलाइट से आए या फिर प्रोवाइडेड बाय अस, या कैसे भी हमारे द्वारा ये लिखना सही नहीं होगा। मतलब आप समझने की चीज़ है यहाँ पर। तो एक चीज़, एक तो हीट हो सकती है। अच्छा, अब उसे कैसे लिखेंगे, उसे हम कैसे शो करें? देखो ना, जैसे अभी मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो बहुत कम बताऊँगा रिएक्शन की, लेकिन याद कर लो। देखो, जो एक वीडियो में चीज़ें आ रही है ना, वीडियो ख़त्म होते हैं उसे याद कर डालो। इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, और मैं सारी कवर करूँगा। तो अभी जो जो रिएक्शन बता रहा हूँ ना, अभी सारी रिएक्शंस के बारे में पूरा ख़त्म कर दो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ रिएक्शन क्या लिखनी है आपको। यहाँ पर CaCO3 ऑन हीटिंग, हीटिंग का साइन ऐसे लिखते हैं, हीटिंग का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग हमें क्या देता है? CaO, क्या देगा? CaO प्लस CO2, CO2 देखा। ऑन हीटिंग CaCO3 हमें CaO और CO2 देगा। इसी चीज़ के अंदर एक और चीज़ ऐड कर लो कि किसी एक रिएक्शन के अंदर ये क्या है, गैस, गैस लिबरेट हो रही हो तो उसका साइन ऐसा होता है, गैस लिबरेट हो रही हो तो उसका साइन ऐसा होता है। अब किसी एक रिएक्शन के अंदर आप प्रेशर भी तो प्रोवाइड कर सकते हो ना, ये चीज़ आपके उसमें मे बी है, शायद हाँ है, बुक के अंदर है। तो आप अगर प्रेशर ऐड कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल ले लो यार, CO प्लस H2 CH3OH। अब यहाँ पर आपको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब इनके अंदर और भी कई चीज़ें हैं यार, इसके अंदर और भी कई चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास, एक सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद। हाँ, CO। अब CO मैंने कैसी स्टेट में लिया था? गैसीय स्टेट में। H2 मैंने कैसी स्टेट में लिया? गैसीय स्टेट में। तो हमारे पास CH3OH क्या बनेगा? लिक्विड स्टेट के अंदर। अब आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है ये चीज़ क्या होती है जो इन दोनों के कम्बाइनेशन से बनती है, कॉम्बिनेशन से बनती है। ये चीज़ का नाम मेरे को बताना है आपने, ठीक है। ये हम जब आगे रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे तब भी इसे देखेंगे। तो ये लिक्विड फॉर्म में बने। अब अच्छा, स्टेट्स की हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है ना, स्टेट्स का एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? 3 तो आपको पता है, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड। एक चौथी यहाँ आ जाती है, एक्वस। एक्वस हमारे पास एक और नई आ जाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? विद वाटर। कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो उसे हम कहते हैं एक्वस स्टेट, उसे हम कहते हैं एक्वस स्टेट। अब इन सबको हम लिखते कैसे हैं? लिक्विड है तो कैसे लिखते हैं? वो तो कैसे लिखते हैं, L से लिक्विड, G से गैस,
एस से सॉलिड, ए क्या उसे एक्वस। बस ये इसके अंदर मेन चीज़ें होती हैं, और भी अभी आ रहा है, एक सेकेंड। सो अब एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट नामक क्या चीज़ है? प्रेसिपिटेट होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कोई भी एक रिएक्शन हुई, हमने क्या पढ़ा था, द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। अब कोई ऐसा न्यू केमिकल बन गया जो कि पानी में मिक्स ही नहीं होता, कुछ ऐसा केमिकल फॉर्म हो गया जो कि पानी में मिक्स ही नहीं हो रहा, तो उसको मैं क्या कहूँगा? उसको मैं कहूँगा हमारा, एक सेकेंड, उसको मैं कहूँगा हमारे पास प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, इनसोल्यूबल सोल्ट, इनसोल्यूबल सोल्ट इसे हम कहते हैं। इसका एग्जांपल आप कर चुके हैं, आप सोचोगे अब हमने क्या करा। लेड नाइट्रेट लो ना यार, PbNO3 अभी मैं जो भी रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल भी बैलेंस करके नहीं लिखूंगा। क्यों? वो आपका होमवर्क है बैलेंस करना, उसको सारी लिखो कॉपी के अंदर, याद करोगे तो सही, लेकिन बैलेंस करके, मतलब बैलेंस करके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें कंबाइन होंगी तो क्या क्या बनाएंगी। PbI2 बनाएगा ये तो, और KNO3 बनाएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर मतलब क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पर ये चीज़, प्रेसिपिटेट गैस को ऐसे, गैस क्योंकि उड़ जाती है तो ऊपर का साइन, प्रेसिपिटेट पानी में बैठ जाता है तो नीचे का साइन। अब इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, इसकी स्टेट्स भी आपने इसकी स्टेट्स आपने बुक में से देखनी है, अपने आप लिखनी है। मैं स्पून फीडिंग पूरी तो नहीं करूँगा, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आप समझ चुके हो, जो आपको पता है क्या करना है, बुक में दे रखा है आपको, मैंने समझा भी दी स्टेट्स क्या होती हैं, तो वो तो आपको देखनी पड़ेंगी, इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल लेते हैं। यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, क्या टॉपिक है हमारे पास? टाइप्स। लेकिन एक सेकेंड, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ये क्या होता है? दो substances which increases the rate of reaction। ठीक है, अभी ये पूरी डिफाइन अभी समझाता हूँ, ये नहीं है पूरी, और भी है। ऐसे सब्सटेंसेस जो इंक्रीज कर दे रेट को, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल तो देना चाहूँगा नहीं कैटालिस्ट का, क्योंकि हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। पाचन के लिए जो गोलियां लेते हो, वो पाचन की, डाइजेशन की जो भी क्रिया होती है उसको तेज कर, एज अ कैटालिस्ट उसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर इन चीज़ों को डाल देंगे तो उनका प्रभाव नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे भी एक डिफाइन है हमारे पास। एक सेकेंड, ये हाँ, रिएक्शन विदाउट, दो सब इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself being consumed। खुद वो कंज्यूम नहीं होते भाई, खुद कंज्यूम तो होते ही नहीं है, वो खुद कंज्यूम ना होकर सिर्फ रेट बढ़ा देते हैं रिएक्शन का। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाती हैं मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मैं चाहूँगा अभी तक की जो भी चीज़ें हैं आप रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या हुआ है सारा लिख के रिवाइज करिए। अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं चालू। तो अब एक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक और पॉइंट रह गया, क्या? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर जो हमने देखा था एक हमारे कंडीशंस के अंदर, हमने जो एग्जांपल देखे थे पिछली वीडियो में, उसके अंदर चेंज इन कलर नामक भी एक चीज़ थी। तो उसके अंदर एक एग्जांपल याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में कहीं नहीं पूछेगा, पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट ही है ना, एक सेकेंड, लेट मी चेक द स्पेलिंग।
पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट है ठीक है। देखिए तो कोई और चीज़ होती है लेकिन होती है ऐसी भी, पर मैग्नेट ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस सिट्रिक एसिड, इसकी रिएक्शन मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बता के क्यों, वैसे ही आप इतनी सारी रिएक्शंस हैं इसमें और उलझ जाओ तो कोई मतलब नहीं है ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कलर चेंज है, पहले तो ये पर्पल होता है, पहले तो क्या हो गया, मैं बस स्पेलिंग तो भूल रहा हूँ मैं, पहले तो ये पर्पल होता है, पर्पल से कलरलेस हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं जाना डीप के अंदर ठीक है ना। अब आ जाओ मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी राइटिंग में लिख सकूँ। ऐसे इतनी भी बुरी नहीं है यार राइटिंग मेरी, मुझे लगती है कई बार ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हम आ गए, पहली टाइप क्या आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन कमेंट मी, कमेंट करिए ठीक है, देखते ही एकदम से कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है पहले तो ये देख लें। देखो नाम पर जाओ, कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर केमिकल्स, व्हेन टू और मोर केमिकल्स when two or more chemicals combines to form a new chemical, एक नए केमिकल की फॉर्मेशन के लिए जब दो केमिकल्स मिलते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो केमिकल्स कंबाइन हो या दो से ज़्यादा केमिकल्स कंबाइन होकर कर दें रिएक्शन। एक सेकंड में चार्जर ऑफ कर दें ठीक है ना, ये होता है रिएक्शन। एग्जाम्पल्स तो जो जो हम कर चुके हैं वो बताऊंगा, और कुछ आपको, कुछ नहीं सारे आपको बुक में से लिखने हैं, और बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो टेंशन मत लो, मेरी अगली वीडियो के अंदर सारी रिएक्शंस आने वाली हैं और टाइप भी लिख के बताऊंगा भाई ये इसको ऐसे सेपरेट याद करो, इसको ऐसे याद करो। कॉम्बिनेशन का सबसे ईजी H2 + O2 मिलकर स्टेट्स, मैंने पहले बताया था बैलेंसिंग और स्टेट्स आपको खुद करना है। मुझे पता है ये क्या होती है दोनों चीज़ें, मेरे को स्टेट पता है लेकिन आपको देखना है, ये गूगल पे देखना है क्योंकि ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में शायद ना दे। इसके ऊपर भी एक साइन आता है, चलो मैं हीट में बनता है, ये बहुत हीट में बनता है H2O, फिर भी आपको चेक कर लेना हीट में बनता है कैसे बनता है। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट साइड होता है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। बीच में ये एरो का साइन आ जाता है जो कि ये दिखाते क्या दर्शाता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन होती तो ऐसा एरो दिखाता, और अगर कहीं पे भी जा सकती है रिएक्शन तो ऐसा दिखाता। ये चीज़ें तो आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी बुक में से, कोई बात नहीं, मैं भूल गया था बताना, मैंने फिर भी बता दिया ठीक है। H2 + O2 ये बनाएंगे Mg + O2 MgO। स्टेट्स भी देख लेना, बैलेंसिंग देख लेना, इसकी तो कराई दी थी, इसकी भी करा दी थी। 2H2 + O2 गिविंग अस 2H2O ठीक है। Mg 2MgO और यहाँ पर 2Mg + O2 2MgO देता है। बाकी आपने खुद बैलेंस करनी है, दो मैंने आपकी सहूलियत के लिए कर दिया। अब अगला एग्जांपल यार मैं आपको एक दे देता हूँ, थोड़ा सा वैसा सा एग्जांपल है कि आप क्या करो, CaO + H2O गिविंग अस, CaO + H2O गिविंग अस CaOH2, ये हमें चीज़ मिल रही है प्लस हीट। अब आ जाओ अपनी एक्टिविटी 1.4 पर। जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई यार एक्टिविटी 1.4 नहीं बताई, तो अब हम बता ही रहे हैं यार, 1.4 में यही है 1.4 एक्टिविटी।
उसके अंदर यही चीज़ है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या होता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम चूना पानी के साथ जब मिलाते हैं, आपने देखा होगा मिस्त्री जब मिलाते हैं, कोई भी मिलाता है, बाल्टी गर्म हो जाती है, जिसमें मिला रहे हैं, जिस वेसल में मिला रहे हैं वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? यही रीज़न है भाई कि ये रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, इस फॉर्मेशन के अंदर हीट निकलती है, यही रीज़न है। क्यों निकलती है वो आप आगे और भी पढ़ोगे, और भी जब ब्रीफ में केमिस्ट्री में और भी घुसोगे तो पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये क्या है, क्विक लाइम, ये कैसी फॉर्म में मिलाया था, सॉलिड में, ये कैसी लिक्विड फॉर्म में, पानी तो लिक्विड ही होता है, CaO एक्वस में बन जाता है। हीट किसी फॉर्म में, हीट तो वैसे ही लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, अब यही स्लेक्ड लाइम एक्टिविटी के बाद दे रखा है, यही स्लेक्ड लाइम को जब आप लोग लगाते हो दीवारों पे तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, CaOH2 प्लस CO2 के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो एक शाइनी सा टेक्सचर बना देता है CaCO3 नामक, क्या नामक, CaCO3 नामक का टेक्सचर बना दे। ये एक सेकेंड, ये माउस इसका वर्क नहीं कर रहा शायद, ठीक है, यहाँ पर ये बना देता है CaOH2 प्लस CO2। सारी स्टेट्स लिखनी है, बैलेंस आपको करना है, ये आप लिखते जाइए, याद करते जाइए, बैलेंस करते जाइए सारी। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर सारी बैलेंस करके लिखी जाएंगी, स्टेट समेत लिखी जाएंगी। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ओनली मेंशन। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने जो करी है वो रिवाइज कर लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये वाली रिएक्शन को तो अच्छे से याद कर लेना, ये वाली तो कई बार पूछी जाती है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन, तो ये भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो भी एग्जांपल मैंने छोड़ दिए हो बुक में हो, चिंता मत करो, खुद याद करो। अब मेरी थर्ड लेक्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहना, अगर आपका ही बेनिफिट है यार, अगर आप खुद भी करोगे तो आपका ही बेनिफिट है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप खुद देखो, एक बार समझने की कोशिश करो खुद से। है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, इसके अंदर उल्टा होता है यार, इसके अंदर व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, मेरे को उस डिफाइन के अंदर भी व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स लिखना चाहिए था, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप वो ठीक कर लेना, ठीक है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes या breaks down this to form two or more products, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा भाई मैं, अब आपको चेक करना है इसका, CaCO3 को हीट कर दूं अगर मैं, CaCO3 मार्बल जिसे हम कहते हैं, मैंने कहा था ना शाइनी सा टेक्सचर मिलता है, दिमाग पर जोर डालो, याद रखो। CaCO3 से क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। ये आपको स्टेट्स लिखनी है, मेरे को सारी पता है स्टेट्स क्या होती है, CO2 की स्टेट, इसकी स्टेट पता है, लेकिन आपको खुद करना है ये सब बैलेंस वगैरह। चलो एक ही वाली, चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं ना CO2 ना इकट्ठा नहीं लेना, O अलग ले रहा हूँ। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो मतलब तीन हो गए ना, इस साइड भी तीन हो गए। यहाँ Ca1 है, यहाँ Ca1 है, C1 है, C1 है, O3 है, O3 है, ठीक है ना, बैलेंस्ड है। तभी तो कहा था कि मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ, ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई। तो अब हमें अपने नेक्स्ट टाइप की ओर जाना चाहिए। मैं ज़्यादा आपको टाइप्स खुद नहीं बताऊँगा, it doesn't mean that I don't know, but yes, I will not tell now, you have to check by yourself। displacement reaction,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है यार, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसको ए और बी की टर्म्स में समझाता हूँ। मान लो ए प्लस यहाँ पर बी सी है, तो मान लो कि ए जो है वो बी से ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मान लो ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है सी के साथ, तो वो बी को हटा देगा। मोर रिएक्टिव है सी के साथ वो, अगर ए सी के साथ मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो ये बी को हटा देगा और ए सी बना लेगा, बी को हटा देगा। इसका एग्जांपल दूं, पहले डिफाइन लिख लेते हैं। और रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। ये चीज़ होती है, ठीक है ना, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास। ठीक है जी, इसका एग्जांपल दे दो एक। अरे इसका तो हम करके आए हैं अभी, Zn का करके आए थे ना। हाँ, जिंक ग्रैनुअल्स, याद करो यार, तुम लोग याद नहीं रखते चीज़ें। Zn प्लस H2SO4, अब H2 से ज़्यादा रिएक्टिव है ZnSO4 प्लस H2। इसी बुक का थर्ड चैप्टर खोलो, थर्ड चैप्टर के अंदर एक हरे रंग का सुंदर सा टेबल होगा रिएक्टिविटी सीरीज का, उसे याद कर दो, बस पहचान जाओगे भाई H2 को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। मेरे को कोई सपना नहीं आ रहा है H2 को हटाना ही हटाना है। अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा होता जिंक से, क्या कौन सा एलिमेंट होता जिंक से ज़्यादा, तो वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, तो पोटेशियम ज़्यादा है जिंक से, पोटेशियम ज़्यादा है इससे। या फिर आप सोडियम ले लो, जिंक से तो ज़्यादा ही है सोडियम, आई थिंक सो, हाँ। तो फिर जिंक ना हटा पाता, यही चीज़ होती है। लिथियम भी है रिएक्टिव बहुत, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो हमें रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है उस हिसाब से आप याद करो। जो भी मैंने बोला अभी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है वो सब भूल जाओ, आप खुद याद करो। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, वेल एंड गुड है, तो मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गई, इसके अंदर ZnSO4 के साथ मिल गया ZnSO4 बनाने के लिए, और H2 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही Zn प्लस HCl। अब ये आप करो पोस्ट करके, अब मैं बताता हूँ। ZnCl2 प्लस H2 बना देगा, ठीक है ना, ZnCl2 प्लस H2 बना देगा, ठीक है। बैलेंस भी कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बैलेंस कर दिया, ठीक है। Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, और यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि ये जो रिएक्शंस हैं एटलीस्ट इतनी, इस चीज़ के बारे में इतनी तो आप याद कर ही लीजिए, एग्ज़ाम में इससे तो आपका बेड़ा पार लग ही जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ तक 2 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, आई एम सॉरी, अभी तो और भी टाइप है यार, बहुत सारे टाइप आएंगे अभी तो, ठीक है। यहाँ पर एक और टाइप मैं ज़रा लिख देता हूँ। 4th टाइप हमारे पास जो आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, आपको मैंने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बताया था ना, सबसे ज़्यादा इसी में होता है बारी, ठीक है। अब हर बार तो नहीं होता, एग्जाम्पल भी दूंगा कब नहीं होता, लेकिन आपको इसको याद रखना है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके अंदर एक बार में नहीं होता प्रेसिपिटेट फॉर्म, एक बार में होता है। पहले इसकी डिफाइन लिख देते हैं। रिएक्शन इन विच, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस, म्यूचुअल या शेयरिंग ऑफ आयंस भी लिख सकते हो आप, टेक प्लेस, ठीक है ना।
तो अब हम इसका एग्जाम्पल क्या लिखें, लिख दो भाई। हमने जो करा था PbNO3 ये PbNO3 को मैं कई बार लिख चुका हूँ। PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिविंग अस, यहाँ पर चलो कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह एक हमें बेरियम सल्फेट वाली एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने सोडियम आयोडाइड ले लिया तो PbI2 जो कि प्रिसिपिटेट बनेगा प्लस NaNO3 सॉरी, इसकी स्टेट्स आपको लिखनी है, ठीक है ना, इस पूरी रिएक्शन की स्टेट्स लिखनी है। अब एक मैं ऐसी बताता हूँ जिसके अंदर प्रिसिपिटेट ना हो, प्रिसिपिटेट नहीं है जिसके अंदर, वो तो है हमारी, हाँ यही थी यार, यही तो लिखना था, NaOH प्लस HCl। ये आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्यों बनती हैं चीज़ें, लेकिन अभी आपने याद रखना है, नहीं जाना सेकंड चैप्टर। कहीं ना एक्साइट होके ना सेकंड चैप्टर में ढूंढेंगे इसी रिएक्शन को और समझने की, अभी मत समझो यार, मैं जल्दी करा दूंगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। NaOH प्लस HCl 3-4 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। NaOH प्लस HCl क्या होगा, NaCl प्लस H2। अब कई विद्वान क्या करेंगे, NaCl तो भाई अच्छा, मैंने क्या बताया था कि इंसोल्यूबल सॉल्ट होता है, ठीक है। अब वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये पता होगा कि ये नमक होता है, नमक माने सोल्ट, नमक माने सोल्ट, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमें सोल्ट को नहीं देखना, हमें देखना है इनसोल्यूबल सोल्ट को, इनसोल्यूबल सोल्ट को हमें देखना है, इनसोल्यूबल सोल्ट को हमें देखना है। ये बात को याद रखो। तो ये हो गई ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही जहाँ पर हमारा वो बन रहा हो, प्रिसिपिटेट बन रहा हो। तो अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एंडोथर्मिक, साथ के साथ नोट्स बनाए, रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो की जगह अगर मैं लिख दूं एक्सो, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग हो जाती है, ये पहली, ये दूसरी, ठीक है। तो एंडो के अंदर एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज गिवन टू कंटिन्यू रिएक्शन। इसके अंदर एनर्जी इज इवॉल्व्ड along with formation of products। प्लीज टॉलरेट माई राइटिंग, ठीक है, मतलब जिनको नहीं समझ आ रही तो वो मैं बोल भी रहा हूँ तो अपने आप लिख भी सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने समझ ली। अब आपका एक होमवर्क रहेगा जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपको इन दोनों के एग्जाम्पल खुद करने हैं एक एक। देखो जो मैं काम बता रहा हूँ आप लिखते जाओ। अगर आप वो काम कर रहे हो और मेरी ये पूरी वीडियो को देखकर जो चीज़ें मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ कर रहे हो, तो आई गारंटी यू आपके आउट ऑफ 80 बोर्ड्स के अंदर, आउट ऑफ 80, क्योंकि 20 तो स्कूल देता है, आउट ऑफ 80 75 अबव की गारंटी मैं देता हूँ अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो। और मैं कुछ टेस्ट भी कराऊंगा तो वो टेस्ट भी आप करेंगे तो हो जाएगा। मेंटी भी होगा लेकिन आगे होगा, वो लास्ट में पेपर के नज़दीक करेंगे, मेंटी सब कुछ करेंगे, सिलेबस हो जाए एक बार, ठीक है। ओके, तो एंडो एक्सो हो गई। अच्छा, अब मैं जो बता रहा था ना, एंडो एनर्जी इज गिवन, तो डीकम्पोजिशन के अंदर भी तो टूटता ही है सब्सटेंस। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हथौड़ी तो चाहिए, बिना हथौड़ी के कैसे तोड़ोगे। कुछ कहेंगे जी हम हाथ से तोड़ देंगे, तोड़ दो हाथ से, हाथ तो चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं है कैसे तोड़ोगे, कोई भी चीज़ नहीं है कैसे तोड़ोगे, कोई तो चीज़ चाहिए ना। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, तो डीकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक ही है कई हद तक, रिएक्शन ही है ये और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों सेम है, ठीक है जी, सेम है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, ठीक है, ये कई हद तक सेम है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। क्या होता है, तोड़ना ही तो होता है ना हमें सब्सटेंसेस को,
सब्सटेंसेस की तोड़ मरोड़ ही तो होती है, तो सब्सटेंसेस टूटते हैं तो कैसे टूटेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो एनर्जी कहाँ देनी पड़ती है, एंडो में देनी पड़ती है यार, तो एंडोथर्मिक हो गई। अब एनर्जी भी कई तरीकों में देते हैं, एनर्जी अगर दी जाए सनलाइट में, सनलाइट के फॉर्म में, तो वो हो गई फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। अगर एनर्जी दी जाए, अगर एनर्जी दी जाए किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है, अगर दी जाए इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सोचो कि मैं और किस चीज की फॉर्म में दे सकता हूँ, थर्मल एनर्जी, हीट, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, थर्मल की फॉर्म में दूंगा तो थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस हो जाएगा। ये चीज़ जो हो जाएगी हमारी, ये थर्मोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों तरीके हो जाएंगे किसके, डिकम्पोजिशन। ये हो गया हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम लोग अपना आगे करते हैं थोड़ा, अब मेन टॉपिक थोड़ा सा आ रहा है, अब मेन टॉपिक थोड़ा सा आ रहा है, तो प्लीज़ फोकस करिए, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिएगा। मैं एकदम ही नीचे से कर रहा हूँ तो थोड़ा कम ही पेज वो हो, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन एक टाइप आता है, रेडॉक्स। ये लाल सांड की बात नहीं हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, आप सोचो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता होगा, आप सोच भी कैसे हो, नया टॉपिक है तो मैं आपको बताता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है, थोड़ा सा कलाकारी दिखा लेंगे तो मेरे को भी आज तो कलाकारी दिखाऊंगा। हाँ, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाबा। ये क्या होता है, ये होता है रिडक्शन। अब ये चीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये क्या होती है, उल्टा हो गया अब इसके अंदर, बिल्कुल ही बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस एग्जाम्पल दूंगा समझ जाओगे, क्या एग्जाम्पल दूंगा अच्छे से समझ जाओगे। अगर मैं क्या करूं, कॉपर को जलाऊंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Cu+O2 गिविंग अस CuO, तो यहाँ पर Cu के साथ तो हो गया ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये हो गया रेड्यूस्ड। अब ये क्यों हुआ, ये आप समझने की कोशिश करो यार। इधर से ऑक्सीजन निकल कर इधर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या पूरा ऑक्सीजन Cu के पास तो चला गया ना, या इस ऑक्सीजन जो था वो पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीडाइज था, उसके बाद ऑक्सीजन था, वो Cu से मिल चुका है, तो ये रेड्यूस माना जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, कई कहेंगे कि ये रेड्यूस कैसे हो, तो कंफ्यूज मत हो। जब भी ऐसा केस हो, दूसरा केस Mg+O2 गिविंग अस MgO, तो यहाँ पर MgO जो है वो तो ऑक्सीडाइज माना जाएगा और ऑक्सीजन जो है रेड्यूस्ड माना जाएगा, रेड्यूस्ड माना जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हैं बुक में से आपको चेक करने हैं। अब
जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई थी ऊपर, थोड़ा सा अगर हम चलें तो इधर मैंने आपको ना एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, तो तीनों के एग्जाम्पल्स बताने की मैं आपके एहसान करूँगा, एक एग्जाम्पल्स बता दूँगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इन सब चीज़ों को हटाकर एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, मैं भी भूल गया हूँ, माफ़ करो मुझे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, सिल्वर क्लोराइड को AgCl2 प्लस, मतलब AgCl2 में भी, हाँ AgCl2 तो नहीं था, AgCl था आई थिंक सो। अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर आपको नहीं बनाना है, ऐसा बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट लिख देना। 2Ag प्लस Cl2, मेरे को सॉरी बैलेंस्ड वाली याद थी तो मैंने बैलेंस कर दी। लो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देने पर, ब्रैकेट पर इलेक्ट्रिसिटी आना था, H2 प्लस O2 बनाता है, H2 प्लस O2 बनाता है। थर्मोलाइसिस, थर्मल एनर्जी, CaCO3 को हीट देने पर क्या बनाता है। अब तो मैं लिखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं इस रिएक्शन को 2-3 बार बता चुका हूँ, तो ये आपको खुद देखनी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। चलो पोस्ट करके लिख दे रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ नोट्स में अधूरा रह जाएगा। ये CaO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं, हमारी रेडॉक्स भी होगी हमारी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी बता दिया। हमारे आज का लास्ट टॉपिक जो है, जो कि क्या है हमारे पास, कोरोजन। कोरोजन उसको समझेंगे, कोरोजन क्या होता है। और एक और टॉपिक है रेसिडिटी, तो अब इसको हम समझना चालू करते हैं। सो व्हेन मेटल सरफेसेस आर, when metal surfaces are attacked by substances around them, substances like oxygen, वाटर, वाटर की जगह मैं वाटर की जगह सॉरी मेरे को मॉइस्चर लिखना चाहिए था, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, when metal surface are attacked by substances around them, जब वो अटैक हो जाते हैं, they are said to be corrode। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, तो हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोरोजन किसे कहा जाता है, कोरोजन क्या मतलब, एग्जाम्पल कोरोजन के एग्जाम्पल ले लो ना। अब आयरन की रस्टिंग कोरोजन कहलाती है, लेकिन वो क्या होता है इसके बीच में अभी आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, आप अपनी बुक का कर लो। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब पर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जब कॉपर रिएक्शंस नहीं दे रखी बुक में, तो रिएक्शन मैं भी नहीं बताऊंगा, जितना बुक में है उतना करेंगे हम, बोर्ड के अंदर उतना आएगा। लेकिन आपको थोड़ा बुक से बाहर भी सोचना होता है, मैं आपको बुक के अंदर ही नहीं बांध रहा, आप सोचो, लेकिन बुक में जितना कंटेंट दिया उससे बाहर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना दिया उसी के बारे में इलाबोरेट करके पढ़ना, सोचना सही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं, ठीक है। कॉपर को जब भी करोजन होता है तो वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, कईयों ने देखा भी होगा ब्लूइश ग्रीन कलर, ये कुछ कॉपर कार्बोनेट बना देता है ऐसा, ठीक है। अब उस पर आपको ध्यान नहीं देना। जब सिल्वर अटैक हो जाता है किससे, सल्फर के द्वारा, AgS मतलब बना देता है, तो मतलब उस पर भी ध्यान नहीं देना इतना, मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। सिल्वर के ऊपर सल्फर अटैक करता है तो उसका कलर ब्लैक कर देता है, चांदी काली पड़ जाती है,
हमें पता है इतना। तो अब करोजन अनडिजायरेबल है। वाई करोजन इज अनडिजायरेबल? क्योंकि एक तो ये क्या करता है, जैसे हमारी आयरन रेलिंग्स हो गई और शिप्स हो गई, हमारी कार बॉडीज हो गई, उनका जो फेड कर देता है, और उनकी स्ट्रेंथ भी कम कर देता है, स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है एकदम, ठीक है, फेड कर देता है। इसलिए हमारा ये करोजन जो है अनडिजायरेबल है, हम इसे चाहते नहीं हैं। सही है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। वो क्या है हमारा? रैंसिडिटी। वेरी इजी टॉपिक। ऑक्सीडेशन तो हम समझ ही चुके हैं, तो रैंसिडिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो जो मैंने कहा था क्यों रब करना है मैग्नीशियम रिबन को, अब आप ऑक्सीडेशन से कनेक्ट कर लो। रैंसिडिटी हो गया। व्हेन फूड मटेरियल्स containing fat and oil are left exposed for some time, they get oxidized। मेरी राइटिंग समझ नहीं आए तो मैं बोल भी रहा हूँ, बोलते हुए सुन के लिख लो। They get oxidized, ठीक है। And this led, या फिर सॉरी हम ये लिखेंगे this, एक सेकेंड, what happened, and this causes change in their taste and odor। स्मेल में चेंज हो जाता है, मतलब स्मेल आने लग जाती है, उनकी खुशबू में चेंज हो जाता है, या उनकी जो भी सुगंध थी, गंध थी, उनकी जो भी सुगंध या दुर्गंध तो नहीं कहेंगे, जो भी उनकी गंध थी उनमें चेंज आ जाता है। तभी ओडोर लिखा है, नहीं तो हम और कुछ भी लिख सकते थे। ओडोर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है एनसीडीटी। अब इसको दूर कैसे करा जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंशन स्टेप्स क्या हैं? या तो आप क्या करो, नाइट्रोजन फील्ड फ्लश बैग्स में रख दो। जैसे आपके कुरकुरे के पैकेट वगैरह आते हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है ना, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये कंपनी वाले बहुत तेज हैं, बड़ा पैकेट बनाने के लिए हवा भर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नाइट्रोजन भरी जाती है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए। तो अब हमारे पास दूसरा, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दो। स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, मेरी स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर दो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी थिंक, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अवे फ्रॉम सनलाइट रखें, अवे फ्रॉम सनलाइट रखें, अवे फ्रॉम सनलाइट रखें। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये हम चीज़ें कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। बाय चांस अगर मैं कोई भी भूल गया हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, और आप भी लिखिए अपने नोट्स के अंदर। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तो नहीं कहेंगे, हमने पूरा मतलब चैप्टर की बात कर ली। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास थर्ड के अंदर क्या होगा, क्लास थर्ड जो कि लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर क्या होगा हमारा, एक तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे, ये तो लास्ट की बात है, सॉल्यूशन समझाए जाएंगे, सिर्फ दिए नहीं जाएंगे ऐसे ही, आप अपनी भाषा में तैयार करिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें एनसीईआरटी की याद करनी है तो हम उसकी याद करेंगे। सबसे पहले हम सारी एक्टिविटी देखेंगे, ऑल
ऑल एक्टिविटी देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, सब कुछ रिवाइज कर, जो बंदा रिवाइज करके आएगा उसके लिए तो क्लास में बहुत मज़ा हो जाएगा। सारी रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के अंदर मैं आपको मौका दूंगा कि आप इन्हें क्लासीफाई करें खुद, जहां आप बैठे हैं भाई आप इन्हें क्लासीफाई करें कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस होगी, क्लासिफिकेशन भी की जाएगी। तो आप थर्ड क्लास के अंदर हम लोग ये करेंगे, मैं इसको अलग से बॉक्स में एक रख देता हूँ, ठीक है ना, जो चीज़ हम थर्ड क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। ये चीज़ें हम थर्ड क्लास के अंदर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आप थर्ड क्लास का वेट करिए, आपको इसके नेक्स्ट में बहुत ही जल्द मिल जाएगी। मैं ट्राई करूँगा 24 आवर्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो शेयर भी कर देना। मैंने कंटिन्यूसली ये लगभग 1 घंटा ही बनाई है वीडियो, कोई इसमें बीच में मैंने स्टॉप नहीं लिया ज़्यादा, बस एक बार पानी पीने के लिए लिया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी रिवाइज करके, और कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें बताई हैं सारी की सारी आपको सेंड करनी है। और हमारा थर्ड क्लास के अंदर चैप्टर खत्म, फिर हम बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। और अगर आपको हिस्ट्री की वीडियोस चाहिए या एसएसटी की वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, वो भी मैं वैसे तैयार कर रहा हूँ, आ जाएंगी आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।